घर के सभी लोगों के चेहरे पर छाई दुख की पीड़ा से नीतू भी दुखी थी। उसी शिशु को जन्म के समय होने वाले कष्ट आज अपने घर के सदस्यों के उदास चेहरे से टपकती पीड़ा के समक्ष बहुत थोड़े प्रतीत हो रहे थे। वह बिस्तर पर करहाती सभी की शारीरिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न भाव को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। उसके एक उफ पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का स्वांग रचने वाला अजित आज एक बार भी उसके समक्ष फटका नहीं था। पत्नी घर के सभी सदस्यों की उल्हानाएं तो हंसते हंसते झेल लेती है, पर पति की बेरुखी उसे कतई बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी अपनों की दी पीड़ा मनुष्य को हृदय तक बेधती है। पहली बार माँ बनने की खुशी एक औरत को एक अजीब सा सुकून देती है, लेकिन आज उसे वह भी सब कुछ फीकी फीकी सी लग रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने अजीत की ओर देखते हुए कहा, अजीत, आओ मेरे पास। इस तरह उदास नहीं हुआ करते। बेटियां बरकत देती हैं, वे लक्ष्मी का रूप हुआ करती हैं। सोचो जरा, माँ ना होती तो क्या तुम होते? मैं ना होती तो क्या तुम मेरे प्यार पर गर्व कर सकते थे? अजीत, बेटियां भगवान का रूप होती हैं। उसके जन्म पर एक पिता को इस तरह उदास नहीं होना चाहिए। नीतू ने अजीत को पास बुलाने का इशारा करते हुए जब यह कहा तो अजीत भी 2 कदम चल नीतू के पास आ गया। अपनी पत्नी के सिरहाने पर बैठ वह उसके आंचल में लिपटे हुए एक तिनके को दूर हटाने का प्रयास करने लगा। बताओ ना अजीत, क्या मैंने गलत कहा? अजीत बड़ी देर से अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। उसने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, नीतू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि एक बार भ्रूण परीक्षण करवा लो, पर तुमने मेरी एक ना मानी। किसी न किसी बहाने टाल मटोल करती रही और परिणाम एक भयावह रूप में सामने है। अजीत, तुम कैसी बातें करते हो? क्या बेटियां कभी भयावह होती हैं? बेटियों के बिना सारा संसार सूना है। बेटियां पारस होती हैं। एक पिता को बुढ़ापे में बेटे की नहीं, बेटे की हमदर्दी चाहिए होती है। और हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे ना अजीत, तो ये बेटी हमारी देखभाल किया करेगी। नीतू नवजात शिशु के माथे को चूमती हुई अजीत को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी, किंतु अजीत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह मुंह लटकाए बैठा हुआ था। ऐसे खुशी के मौके पर एक पिता की उदासी नीतू को बहुत खल रही थी। उसे रहा नहीं जा रहा था। उसने फिर अपने पति से अनुरोध भरे स्वर में कहा, अजीत, एक बार मुस्कुरा दो प्लीज़, मेरे लिए, इस बेटी के लिए। देखो, कभी ऐसे भाव दोबारा मन में मत लाना, वरना जब यह बड़ी हो जाएगी तो कहीं इसके मन में एक पिता और एक पुरुष के प्रति नफरत के भाव पैदा ना हो जाए। देखना, एक दिन तुम खुद भी इसके बिना नहीं रह पाओगे। पिता का आकर्षण बेटियों के प्रति कुछ ज़्यादा होता है। अजीत अपने लटकाए हुए उदास चेहरे को ऊपर ही नहीं उठा पा रहा था। वह अपनी पत्नी की जुल्फों को उंगलियों से खेलने लगा। एक पत्नी अपने पति के हर भाव को बिना कुछ कहे शारीरिक प्रतिक्रिया मात्र से ही समझ लेती है। नीतू को यह समझती देर ना लगा कि अजीत उससे कुछ कहना चाह रहा है। उसने अपने पति के हाथों को अपने कोमल गालों का स्पर्श प्रदान करते हुए कहा, क्या हुआ अजीत, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो ना। मैं जानती हूँ कि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। वह उन लोगों की तरह नहीं जो बेटियों को बहुत समझते हैं। नीतू, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे बोलो ना, तुम बोलो और मैं बुरा मान जाऊँ? ऐसा कभी हुआ है? तुम जानते हो अजीत, शादी में जब मैं तुमसे 7 वचन मांग रही थी, तभी एक वचन मैंने अपने मन से दिया था कि मैं जीवन भर तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम्हारी किसी बात का भी कोई बुरा नहीं मानूंगी। और ऐसा कहते हुए नीतू खिलखिलाकर हंस पड़ी, इस उम्मीद के साथ कि अजीत भी उसकी ठहाकों के साथ खिलखिला पड़ेगा। अजीत हंसा तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट ने ही नीतू को एक सुकून सा जरूर दिया। नीतू, तुम बुरा मान जाओगी। खैर छोड़ो। देखो अजीत, दिल की बात जुबान पर नहीं ला पा रहे हो, यानी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। क्या शादी के 1 वर्ष के बाद भी मैं तुम्हारा विश्वास अर्जित नहीं कर सकी? क्या मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व नहीं माना? क्या मैंने अपना घर बार सब कुछ त्याग तुम्हारे कदमों में जीवन व्यतीत करने का जो निर्णय लिया वह पर्याप्त नहीं है? देखो अजित, जो मन में है बोलो। मैं जानती हूँ तुम यही कहना चाह रहे हो कि
अब की बार भ्रूण परीक्षण जरूर करवा लेना। मैं मान लेती हूँ बाबा, बस अब की बार पक्का कराऊंगी, वादा रहा। अब तुम मुस्कुरा दो। नीतू के इतना कहने पर भी अजीत के चेहरे की उदासी जा ही नहीं रही थी। देखो अजीत, तुम नहीं कहोगे तो मैं जरूर बुरा मान जाऊंगी। नीतू, तुम पक्का बुरा नहीं मानोगी? अजीत ने नीतू की बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ बोले। देखो नीतू, मैं लड़कियों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन तुम जानती हो जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पढ़ाई के रूप में लड़कियों पर खर्च करने के बाद भी दहेज के रूप में जो मोटी रकम देनी होगी, उसका जुगाड़ आखिर हम कहाँ से करेंगे? और ऊपर से सुरक्षा का दायित्व हमेशा मुंह बाए खड़ा होगा। जमाना बहुत बुरा है, हम हर पल उसकी सुरक्षा करते आखिर कहाँ तक फिरेंगे? तुम कैसी बातें करते हो अजीत? अगर हर पिता तुम्हारी तरह सोचने लगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। देखो नीतू, समूची दुनिया का ठेका हमने ही लेकर नहीं रखा है, और लोग हैं ना लड़की पैदा करने और इस दुनिया को प्रवाहमान रखने के लिए। तो तुम क्या चाहती हो अजीत? मैं अपने इस कलेजे के टुकड़े को मार डालूं? नीतू ने तमतमाते हुए कहा। मैंने तुम्हें ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि हम दोनों रात के अंधेरे में जब समूचा शहर सो रहा हो तब इसे किसी पहाड़ी पर छोड़ आते हैं। ईश्वर की मर्जी रहेगी तो कोई उठा ले जाएगा और पाल पोस लेगा। तुमने देखा होगा, फिल्मों में यह दिखाया जाता है और कोई ना कोई उसे उठाकर ले ही जाता है। नीतू के तो होश उड़ गए, मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें फटी रह गई। वह घोर आश्चर्य से अपने पति को देखने लगी। अजीत, एक पति के रूप में तुम्हारे उज्जवल चरित्र को देखकर मुझे फक्र होता था, किंतु आज वही एक पिता के रूप में तुम्हारे कायर चेहरे ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं लज्जित हूँ और पहली बार मुझे तुम जैसे पति पाने पर अफसोस हो रहा है। एक स्त्री को बेहतर पति ही नहीं बल्कि अपने संतानों का एक श्रेष्ठ पिता भी चाहिए होता है, और यदि इन दोनों में से कोई भी एक ना हो तो जिंदगी भर औरत को एक अधूरापन सा सालता है। नहीं अजीत, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरा पहले गला घोट दो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना हो करते रहना। तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। अभी अभी तो कह रही थी कि तुम सब कुछ कुर्बान कर सकती हो। क्या हुआ? हवा निकल गई आखिर तुम्हारी पतिव्रता धर्म की? उन वचनों की कलई खुल गई जिसकी तुम अभी अभी चर्चा कर रही थी? नीतू खामोश थी। बोलो ना। अजीत ने नीतू को जब झकझोरते हुए कहा तब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके खामोश चेहरे से निकले हुए भाव उन शब्दों को बयां कर रहे थे जिसके अर्थ कदाचित अजीत के शब्दकोश में नहीं थे। वह ठगी सी एक अबला स्त्री की भांति अजीत को अपलक निहार रही थी। वह महसूस कर रही थी कि एक पुरुष किस तरह पिता और पति के रूप में दो अलग अलग चेहरों को जीता है, और पत्नी असहाय तथा निरीह हो देखते रह जाती है। बोलो ना, क्या हुआ? अजीत ने फिर से नीतू को कहा। नहीं अजीत, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है नीतू, मैं ही मर जाता हूँ। तुम्हें मेरी मौत या फिर इस शिशु के त्याग, दोनों में से एक विकल्प को ही चुनना होगा। देखो अजीत, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। नहीं नीतू, यदि यही तुम्हारा हठ है तो आज की रात मेरी अंतिम रात होगी। ऐसे क्षण किसी औरत के लिए बड़े कठिन होते हैं जब उसे संतान और पति दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। नीतू को ना चाहते हुए भी अजीत की बातों में हामी भरनी पड़ी और वे दोनों रात के अंधेरे में उस नवजात शिशु को छोड़ने निकल पड़े। नीतू के कलेजे से निकली हुई रक्त की बूंदें आंसू बनकर लगातार आंखों से बाहर निकलने लगी। देखो नीतू, इस तरह निराश मत हो। सोच लो, भगवान की यही मर्जी थी। वैसे भी उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। किंतु नीतू खामोश थी। उसने अपने पति का यह स्वरूप पहली बार देखा था। विवाह के पहले जब कभी वह संगी साथियों के मध्य यह सुना करती कि पति का विविध स्वरूप जीवन में किस रूप में कब प्रकट होगा, कहना कठिन होता है, तो उसे सहसा विश्वास नहीं होता था। वह इन तर्कों का पुरजोर विरोध किया करती और कभी कभी तो उठकर सबसे अलग भी हो जाया करती थी। घर आकर वह अजीत के बाईं और बिस्तर पर लेटी हुई छटपटा रही थी। उसका व्यथित मन उसे बार बार धिक्कार रहा था। अजीत जहाँ चैन की नींद सो थोड़ी देर में ही खराटी भरने लगा,
वही नीतू घंटों करवटें बदलती रही। वह बार बार पश्चाताप कर रही थी। उसकी ममता उसके मातृत्व पर तमाम तरह के लांछन लगा रही थी। वह अपराध बोध से ग्रसित इन पलों में मौत के तुल्य कष्ट को महसूस कर रही थी। वह रात के अंधेरे में उस शिशु को फिर से कलेजे से लगा लेने की चाह में घर से निकल भागी। अमावस की काली रात के घनघोर अंधेरे में वह बदहवास सी सड़कों पर दौड़ने लगे। जिन सड़कों पर शाम ढलते ही निकलते हुए वह सहम सी जाती, डर से कांप जाती, आज उन्हीं सड़कों पर भय मुक्त होकर दौड़ रही थी। तमाम तरह के टोने टोटके, भूत प्रेत और गुंडे बदमाशों के डर से वह ऊपर उठ चुकी थी। वह पुरुषों की भांति बेखौफ सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ क्षणों के लिए तो नीतू इस प्रतिकूल संकट की घड़ी में थककर हार सी जाती। उसके पैरों के तलुए का शायद ही ऐसा कोई भाग हो जहाँ कांटे ना चुभे हों, लेकिन इसका उसे तनिक भी आभास नहीं हो रहा था। उसकी छलकती हुई ममता के समक्ष सारे कष्ट बहुत थोड़े प्रतीत हो रहे थे। धीरे धीरे शिशु की किलकारी से उत्पन्न ध्वनि और स्पष्ट होने लगी और उसे लगने लगा कि अब उसके हृदय का टुकड़ा उसे ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु रात्रि के अंधेरे में उसे देख पाना काफ़ी कठिन था। इसी बीच बिजली की तेज चमक से उत्पन्न रोशनी ने जब शिशु के विभत्स स्वरूप के दर्शन कराए तो वह जैसे स्तब्ध हो क्षण भर को पाषाण स्वरूप में परिवर्तित हो गई। उसने देखा कि शिशु को एक आदमखोर कुत्ता हाथ को अपने दांतों से खींचता हुआ टीले से पेड़ की ओर तक ले गया और उसे चबा रहा है, और वह नन्ही सी जान दहाड़ दहाड़ मारकर रो रही है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी ना तो उसने कभी कल्पना की थी और ना ही ऐसा कभी अतीत में देखा या सुना था। मौत बस उससे केवल 2 कदम दूर थी और वह आदमखोर कुत्ते के पंजे से बस अगले ही क्षण काल के गाल में समाने वाली थी कि इसी बीच माँ की ममता काल के उस कैनवास पर भारी पड़ गई। उसने नवजात शिशु को अपनी छाती में समेट ली। वर्षा समाप्त होते ही भोर होने से पहले वह शिशु को लेकर शहर के अस्पताल की ओर निकल पड़ी। डॉक्टरों के आने के पश्चात शिशु का इलाज तो प्रारंभ किया गया, किंतु नीतू शक के दायरे में आ गई और उससे गहन पूछताछ की जाने लगी। उसे नवजात शिशु के साथ संबंधों के बारे में जब पूछा गया तो उसने झूठ कह दिया कि वह उसे रास्ते में लवारिस पड़ी हुई मिली थी। सच बोलते हुए उसे इस बात का डर था कि कहीं इससे उसके पति और परिवार की इज्जत अखबारों की सुर्खियां ना बन जाएं और उसके पति का सम्मान, कौड़ियों के भाव समाचार के पन्नों में कहीं नीलाम ना हो जाएं। लेकिन कहते हैं एक सत्य को छुपाने के लिए व्यक्ति को कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और इस तरह नीतू झूठ पर झूठ बोलती गई और अपने ही बयानों में उलझती फंसती गई। इस तरह उस पर एक शिशु की हत्या के प्रयास का आरोप लगा। 6 वर्ष कारावास की न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गई। हवालात के 6 वर्ष बड़ी कठिनाइयों से गुजरे। एक एक पल एक एक बरसों की तरह बीता। अपनी बेटी से मिलने की व्याकुलता ने उसे अर्ध विक्षिप्त सा बना दिया था। जेल की बंद दीवारों में कैद उसकी ममता जब कभी व्याकुल हो उठती, तब सुरक्षा में लगी महिला सिपाहियों से वह भिड़ जाती और 2-4 चपत खा अपनी वेदना शांत कर लिया करती। वह बंद कोठरी की दीवारों से बतियाते सोचा करती कि सारे कष्टों को सहने का ठेका आखिर भगवान ने स्त्रियों को ही क्यों दे रखा है। एक शिशु के रूप में जन्म लेने से लेकर मृत्यु की सैया तक कष्ट से जैसे उसका चोली दामन का साथ होता है। जेल की कोठरी से जब वह खुली हवा में उसने सांस ली तो पल भर भी देर किए बिना उस अस्पताल की चौखट की ओर भागी जहाँ 6 बरस पहले वह अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ आई थी। अस्पताल के चौकीदार से डॉक्टर तक हर एक से पता ठिकाना पूछते हुए वह सांझ तक हार सी गई। वहाँ तो पूरे का पूरा अमला ही बदल चुका था और फिर किसी को इतनी फुर्सत कहाँ थी जो 6 साल पुराने रिकॉर्ड पलट कर देख उसके बारे में वे कुछ बता पाते। वह भागती हुई थाने पहुंची, लेकिन वहाँ भी स्थिति कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं थी। हाथ जोड़ी मिन्नतें की तो एक अधेड़ सी दिखने वाले हवलदार की संवेदना जागी और उस पर दया आई। उसने रिकॉर्ड देखकर बताया कि वह लड़की तो दिल्ली के फुलबाग कॉलोनी
में एक दंपति को उसी समय गोद दे दी गई थी। पिता का नाम महेश मेहता था। नीतू जब उस बताए पते ठिकाने पर पहुंची तो वहां उसे पता लगा कि उस दंपति का 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी एक लड़की थी जिसका एक हाथ नहीं था। वह उसी समय किसी अनाथालय में दे दी गई। दिन गुजरते गए लेकिन बेटी की तलाश में उसने कभी कोताही नहीं बरती। वह हर गलियों चौराहे में बने अनाथालयों में भटकती रही। उसे विश्वास था कि वह उसे लाखों में ढूंढ लेगी। चूंकि उसके एक हाथ नहीं था सो स्वाभाविक रूप से उसे पहचानने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। किंतु उसकी यह आस कभी पूरी ना हो सकी और इसी तलाश में कब वह एक सुंदर युवती से उम्रदराज हो गई पता ही नहीं चला। जब कभी चेहरे की झुर्रियों व बालों की सफ़ेदी को आईने में देखती तब उसे अपने उम्र का आभास होता। साल बीतते गए लेकिन इस तरह भटकते हुए अधिक दिनों तक जिंदगी गुजारना संभव ना हो सका और थक हार कर एक भले से दिखने वाले आदमी के घर उसने नौकरी कर ली। पेट की आग जो ना कराए कम है। उसके पास ना तो कागज की कोई डिग्री थी, ना ही किसी विक्षिप्तता के दौरान उसमें कोई ऐसी प्रतिभा से बची थी जिसके दम पर वह स्वयं को एक पढ़ी लिखी महिला के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। जो सहज उपाय पेट भरने के हो सकते थे वह केवल यही था कि वह अपना जीवन यापन एक काम वाली बाई के रूप में शुरू करे। वैसे भी यदि किसी जगह पर कोई पहचानने वाला ना हो तो मनुष्य को किसी भी काम में कभी संकोच नहीं होता। वह तो आदमी की मजबूरी होती है कि लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा और धौंस बनाने के लिए उसे अपनी डींगें हाँकनी पड़ती हैं। इस तरह लगन से काम करने से उसे केवल यही फ़ायदा हुआ कि एक झाड़ू पोछे से खाना बनाने वाली बाई के रूप में उसी घर में पदोन्नति मिल गई। लेकिन यहाँ रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी। जब कभी समय मिलता दिल्ली के चांदनी चौक पर खड़ी होकर उस युवती में अपनी बेटी की तलाश करती जो उसे 20-22 साल उम्र की नज़र आती। कभी कभी करोल बाग की भीड़ भरी बाजारों में चली जाती और वहाँ खरीदारी में व्यस्त युवतियों के बाएं हाथ पर नज़र घुमा उसमें अपनी ममता और वात्सल्य ढूंढने का प्रयत्न करती। समय का प्रवाह अपने गति से चलता रहा। नीतू बुढ़ापे की और एक एक वर्ष कर खिसकती रही और इस तरह धीरे धीरे उसकी बेटी की तलाश दम तोड़ने लगी। उसका मालिक विजय प्रकाश एक निहायत ही सभ्य इंसान था जो हर पल नीतू का ख्याल रखता और उसे पुत्री सा स्नेह प्रदान दिया करता। एक दिन विजय प्रकाश ने अपने पास बिठा उसे पूछते हुए कहा, नीतू, क्या तुम कहीं और काम करना चाहोगी? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और फिर आड़े वक्त पर पैसे ही काम आते हैं। वैसे भी इस घर में काम के बाद कुछ वक्त शेष बच ही जाता है। क्यों ना तुम कहीं और काम कर लो? 2 पैसे जुड़ जाएंगे तो बुढ़ापे में काम आएंगे। नीतू ने सर हिलाते हुए तत्काल मना कर दिया। कहने लगी, साहब, मैं पैसे का क्या करूँगी? मेरा कोई अपना तो है नहीं जिसके लिए कुछ जोड़ने की तमन्ना हो। बस जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। वह तो आपके घर काम की बदौलत मिल ही जाती है। और जब मालिक इतने बरस घर में काम की है तो मरने पर 2 गज कफन के कपड़े तो मिल ही जाएंगे ना। बस इसके अलावा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है नीतू, तुम्हारी जैसी मर्जी, पर मेरा विचार था कि उसके घर काम करने से तुम्हें पैसे के अलावा कुछ पुण्य भी मिलता। उस बेचारी का एक हाथ नहीं है, काम करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। अभी अभी हमारे संस्थान में एक नए डॉक्टर के रूप में नौकरी लगी है, बड़ी मिलनसार है, तुम मिलोगी तो खुश हो जाओगी। नीतू कौतूहल भरी नज़रों से विजय प्रकाश की और देखने लगी। कौन सा हाथ नहीं है साहब? अरे बता रही थी कि उसने अपना बायां हाथ बचपन में किसी दुर्घटना में खो दिया। नीतू व्याकुल हो उठी। उसे अपनी उस खोई हुई नन्ही सी जान अचानक याद आ गई। उसे पक्का भरोसा हो गया कि हो ना हो वही उसकी बेटी है। उसने झट से हाँ कहते हुए कहा, साहब, मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगी, मुझे वहाँ ले चलो। नहीं नीतू, आज ना बन सकेगा, हम कल वहाँ चलेंगे। विजय प्रकाश ने अखबार के पन्ने को उलटते हुए कहा। आज क्यों नहीं? अरे वह सुबह ड्यूटी जाती है, ठीक से बात नहीं हो सकेगी। क्यों? अभी अभी तो तुम काम करने को ही राजी नहीं हो रही थी, अब तो ऐसे तड़प रही हो जैसे तुम्हारे उससे जन्मों के रिश्ते हों।
नहीं साहब, आपकी बात मुझे समझ में आई। पता नहीं कितने जन्मों का पाप है जो मुझे सुभागन से अभागन बना गलियों और चौराहों में इस तरह भटकने को मजबूर कर दिया। पता नहीं कितने देहरी की ठोकरें खाई, तब कहीं आपका पनाह मिला और 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकी। रास्ते में पड़े धूल की तरह हर एक ने मुझे अपने कदमों में जगह देने के पहले ही पैरों को पटक कर पल्ला झाड़ लिया। जिससे जिंदगी मांगी वही मौत का सौदागर निकला। जिसके हाथों अपने आबरू की हिफाजत की भीख मांगी वही दरिंदों और गिद्धों की तरह भक्षण के लिए मेरी ओर झपट पड़ा। ये दुनिया बड़ी निराली है साहब। मैं चाहती हूँ कि मेरा अगला जन्म ऐसे लोगों की सेवा से मिले पुण्यों से बेहतर बन जावे और दोबारा ऐसे कष्ट ना झेलना पड़े। बस इसीलिए मन अधीर हो उठा था और कोई बात नहीं था। नीतू ने अपनी व्याकुल ममता को शब्दों के आवरण से ढकने का प्रयास करते हुए कहा, नीतू, तुम्हारी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुम्हें बताना चाहूँगा कि जिंदगी दुखों और संघर्षों का ही पर्याय है। नीतू खामोश थी। वह अपनी बेटी की यादों में खोई हुई कल की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ बड़ी लंबी होती हैं। अपने बरसों पहले बिछड़े हुए कलेजे के टुकड़े से मिलने की प्रतीक्षा में बेकरारी भरे पल उसे युगों की तरह लग रहे थे। एक एक पल काटना उसे दुभर हो रहा था। सूर्य डूबने की प्रतीक्षा में दिन जैसे तैसे गुजरे तो रात्रि का हर एक पल सूर्योदय की बेला में शेष बची घड़ियों को गिनते हुए बड़ी कठिनाई से बीता। उसे पक्का यकीन हो चला था कि हो ना हो वही उसकी बेटी होगी। शाम के वक्त जब वह तैयार होकर अपने मालिक के साथ मिलने जा रही थी तो रास्ते भर वह कल्पना की गहराइयों में गोते लगाने लगी। वह सोच रही थी कि जब वह मिलेगी तो उसे सीने से लगा लेगी। उसे वह रो रो कर बताएगी कि किस तरह वह उससे मिलने की आस लगाए गलियों चौराहों में भटकती रही। जिंदगी बद से बदतर हो गई। क्या क्या कष्ट नहीं सहे उसे पाने के लिए, लेकिन उसने हार ना मानी। जैसे ही वे दोनों उसके घर पहुँचे, उस युवती ने दरवाज़ा खोला और विजय प्रकाश का अभिवादन कर सीधे उसे ड्राइंग रूम की ओर ले गई। नीतू वहीं दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा करने लगी कि शायद उसे भी बुलाने को कहा जाएगा, किंतु आधे घंटे तक कोई नहीं आया। हाँ, निकलते हुए विजय प्रकाश ने नीतू का परिचय कराते हुए जरूर कहा, देखो नीतू, ये मीम साहब हैं, तुम्हें इनके घर ही काम करना है। ठीक है, तुम काम निपटाकर शाम तक घर चले जाना। ऐसा कहते हुए वे निकल गए। उस युवती ने परिचय लेते हुए कहा, ओह, तो तुम्हारा नाम नीतू है? जी, बड़ा प्यारा नाम है। वैसे सच कहूँ तो मैंने दिल्ली में काम वाली बाइयों के इतने सुंदर नाम कभी नहीं सुने। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है और घर में कौन कौन है? जी, मेरा कोई नहीं है। नीतू ने उदास चेहरे से मुंह लटकाते हुए कहा, ओह, तुम भी बड़ी दुखियारी लगती हो। ठीक है, कभी तुम्हारी भी दुख भरी दास्तां सुनेंगे। वैसे मेरा नाम श्वेता है। मैं यहीं अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान में डॉक्टर हूँ। नई नई नौकरी लगी है। जी, एक बात पूछूं, आपका यह हाथ नकली है? हाँ, बचपन की बड़ी दुख भरी कहानी है। मुझे गोद लेने वाले एक देवता स्वरूप इंसान ने 5 साल की उम्र में वो दर्द भरी दास्तां सुनाई थी, पर वे भी जल्दी ही चल बसे। बस फिर क्या था, जिंदगी भर रास्ते के पत्थर की तरह ठोकरें खाती रही और इधर से उधर भटकती रही। खैर, फिर कभी बात करेंगे। वैसे तुम्हें मेरे भोजन से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम करने होंगे। पगार क्या लोगी? जी, मुझे पगार नहीं चाहिए। अरे, तो क्या तुम मुफ्त में काम करोगी? यदि ऐसा ही है तो दिल्ली में तो तुम्हें बहुत लोग काम पर रख लेंगे। और ऐसा कहते हुए श्वेता ठहाके लगाकर हंस पड़ी। तुम्हारा नाम लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा और शायद बाई कहते हुए भी टीस सी होगी, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ठीक ठाक घराने से हो, किंतु परिस्थितियों ने तुम्हें यह सब करने को जैसे विवश सा कर दिया है। नीतू ने तपाक से उत्सुकता में कहा, बेटी, तुम मुझे माँ कह लेना। मेरी भी एक बिटिया थी, लेकिन वह अब नहीं है। नीतू ने गुस्से से झिड़कते हुए कहा, देखो, तुम दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करोगी। मुझे सख्त चिढ़ है माँ और पिता शब्द से। मैं इस शब्द को तुमसे फिर कभी नहीं सुनना चाहूँगी, और फिर एक पुरुष के रूप में एक पिता शब्द से तो मुझे नफरत सी है।
ये माँ और पिता शब्द मेरे लिए गंदी नालियों में पनपने वाले बदबूदार कीड़ों से भी ज़्यादा गंदे हैं। नीतू, श्वेता के चेहरे पर उत्पन्न घृणा के भाव को देखकर सहम सी गई। उसने संयत होते होते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे काकी कह लेना बेटी। हाँ, यह ठीक रहेगा। और इस तरह नीतू अपनी ही बेटी के घर एक अनजान काम वाली बाई के रूप में बिना उसे कुछ आभास कराए अपनी सारी ममता उड़ेलती रही। कुछ सालों में ही वह उसकी विश्वस्त नौकरानी के रूप में घर का पूरा कामकाज संभालने लगी। उसकी सेवा करते हुए उसे आत्मिक संतोष मिलता। जब कभी अकेली होती, बैठकर पश्चाताप के आंसू रोती और भगवान से उसे अपनी बेटी के मिलाने और इस रूप में पश्चाताप बतौर सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए शुक्रिया अदा किया करती। कभी कभी तो उसे मन भी करता कि वह श्वेता से सब कुछ सच सच कह दे, लेकिन डर सी जाती कि कहीं उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा तो सब कुछ एक ही झटके में बह ना जाए और सहज रूप से मिलने वाली पुत्री के अप्रत्यक्ष प्यार से कहीं वह सदा के लिए वंचित ना हो जाए। पिछले कुछ दिनों से सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। ओपीडी बंद कर दिए गए। केवल उन डॉक्टरों के इलाज के लिए जूनियर डॉक्टर तैनात कर दिए गए जो पहले से भर्ती थे, और इमरजेंसी चिकित्सा भी इन्हीं जूनियर डॉक्टरों की मदद से चालू रखी गई। श्वेता ने सुबह सुबह नहा धो तौलिए से अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा, काकी, आज मेरी प्रथम पाली में ड्यूटी है, थोड़ा जल्दी निकलना है, तुम फटाफट नाश्ता लगा दो। श्वेता मेज पर खाते हुए अपने स्टाफ और अस्पताल के किस्से प्राय सुनाया करती। नीतू को भी इसमें खूब मज़ा आया करता। अरे काकी, मेरे वार्ड में पिछले 3 दिनों से एक बीमार बूढ़ा आदमी लावारिस पड़ा है। कुछ लोग उसे लेकर यहाँ भर्ती कर दिए, अब वे चले गए। पता नहीं आजकल की संतानों को क्या हो गया है, कोई सेवा ही नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है काकी, पिछले 2 दिनों से उसकी दवाई से लेकर अस्पताल तक के सारे खर्चे मैं उठा रही हूँ। तबीयत उसकी लगातार बिगड़ती जा रही है। मर गया तो 2 गज कफन के कपड़े भी उसको नसीब नहीं हो सकेंगे। इस दुनिया में सब दुखी हैं। नीतू ने एक ब्रेड श्वेता के प्लेट पर डालते हुए कहा, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए बेटी, पुण्य मिलता है, और यही पुण्य मनुष्य के आड़े समय में बहुत काम आता है। कहते हैं विपत्ति के समय घनी निराशा के बीच यदि कोई आशा की कोई एक किरण आती है तो वही अतीत में किए गए पुण्यों के परिणाम स्वरूप प्रतिफल के रूप में हमारे सामने होता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी दार्शनिक की तरह बोल लेती हो। कितनी पढ़ी हो? बस थोड़ा बहुत पढ़ी है बेटा। चाहे जो भी हो, तुम कभी कभी बात बड़े पते की करती हो। अरे हाँ, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आज मेरी 4 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर हम करोल बाग चलेंगे और वहाँ शॉपिंग करेंगे। हाथ की वजह से सामान उठाने में तकलीफ होगी। श्वेता नीतू को लेकर अस्पताल को चली गई। वहाँ उसे हर वार्ड में मरीजों के साथ मीठी मीठी बातें करते, उनका हालचाल लेते देखते हुए बड़ा अच्छा लगता। वह भी साथ ही साथ घूम रही थी। कहने लगी, बेटी, डॉक्टर की नौकरी कितनी अच्छी है ना, लोगों से बड़ी दुआ भी मिलती है। हाँ, सो तो ठीक है, लेकिन इस नौकरी में चैन नहीं है। श्वेता ने एक वृद्ध से दिखने वाली मरीज का हालचाल पूछते हुए कहा। हाँ अजीत, कैसी है तुम्हारी तबीयत? अजीत का नाम सुनते ही नीतू के होश उड़ गए। वह तुरंत उस बेड की ओर लपक गई जहाँ वह पड़ा हुआ कराह रहा था। उसके दाढ़ी पके हुए थे, गालों पर असमय झुर्रियों ने दस्तक दे दी थी। लंबे सफ़ेद बालों और बड़ी हुई मूछों के बीच यदि उसके चेहरे पर कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था तो वह था एक बड़ा सा मस्सा, जिससे उसे पहचान पाना सहज हो जा रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। नीतू उसे देखते ही पहचान गई। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। अजीत की दुर्दशा देख वह क्षण भर को पाषाण की मूर्ति सी अवाक खड़ी रह गई। अजीत को भी नीतू को पहचानने में देर न लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी दुख भरी दास्तान बताते हुए कहा, नीतू, तुम्हारे जाने के बाद घर वालों की जिद के चलते मैंने दूसरी शादी कर ली। उससे मेरा एक बेटा हुआ। उसे पढ़ाने लिखाने में मेरे जीवन भर की जमा पूंजी खर्च हो गई। पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, शादी कर दी, किंतु उन लोगों ने मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर दिया। रिटायरमेंट से जो पैसे मिले थे उसे भी फ्लैट खरीदने के नाम पर वे मुझसे छीन लिए गए।
कहाँ रहते हैं वे अब? पुणे में इंजीनियर हैं। क्या तुमने उन्हें खबर दी कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है? खबर देने का क्या फ़ायदा? वे जानते हैं पिछले 2 साल से ढाबे में नौकरी कर रहा हूँ। कितनी बार कुछ पैसे के लिए लिखा, पर ना कोई जवाब आया, ना ही वे देखने आए। फेफड़े में सूजन आ गई है। ढाबे वालों ने यहाँ भर्ती करा दिया। मेरे पिछले 10 महीने की तनख्वाह ढाबे में जमा थी, लेकिन लगता है वे भी ख़त्म हो गए हैं। बस अब तो केवल मौत का ही इंतज़ार है। तभी श्वेता ने नीतू को आवाज़ देते हुए कहा, चलो देर हो रही है, दूसरे वार्ड में भी देखना है। क्या हुआ, तुम रो रही हो? कौन है यह? क्या कोई पहचान वाला है? नीतू ने रूंधे गले से कहा, बेटी, ये मेरा पति है जिससे मैं बिछुड़ गई थी। अरे, मैं तो घर में इसी की बात कर रही थी। इसके तो सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। सीनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसकी हालत सुधारना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऑपरेशन करने पड़ेंगे और यह हड़ताल ख़त्म होने के बाद ही संभव हो सकेगा। तुम चिंता ना करो, तब तक इसकी हालत स्थिर बनाए रखने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूँगी। फिर तो ठीक है, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं पूरे दिन इसकी देखभाल करती हूँ। भगवान ने चाहा तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटी, इनके इलाज में जो खर्चा आएगा उसकी चिंता मत करना। ठीक है ना, मैं तुम्हारे पगार से काट लूँगी। नीतू उन क्षणों में भावुक हो गई। उसके मन में विचार आने लगा कि क्यों ना उसे आज सब कुछ सच सच बता दें। हो सकता है कि ऐसी हालत में उसके मन में संवेदना जागे और वह अधिक बेहतर ढंग से अपने पिता का इलाज करने लगे। उसने पास आकर कहा, बेटी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। बेटी, हाँ हाँ बोलो ना, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ बोलो, क्या कर रही थी? बेटी, ये तुम्हारे पिता हैं। हम दोनों ही वे अभागे हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था। तब दुर्भाग्य ने हमारी देहरी पर दस्तक दी थी और हम सब बिछुड़ गए। हमारा भरा पूरा परिवार तबाही के रास्ते निकल पड़ा और तुम्हें उस मेहता परिवार ने गोद ले लिया, जिसके बारे में तुमने बताया था कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन्होंने ठीक बताया था कि हम गलती से तुम्हें टीले पर छोड़ गए थे। श्वेता मौन स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों से मानो खून टपकने लगा। उसके दोनों भौएं आपस में क्रोध से जुड़ से गए। उसने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, ओ, तो तुम ही दोनों वे कायर, निर्लज और डरपोक माता पिता हो जिन्होंने मुझे दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। तुम ही लोग वे क्रूर पापी हो जिसने मुझे सुनसान जंगलों में जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया था और मेरे इस हाथ को कुत्ते खा गए। मैं तुम दोनों को आखिर कैसे इंसान समझ लूं? और तुम, अरे तुम्हें तो मैं घर में एक सदस्य की तरह पालती रही। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं उस नागिन को दूध पिला रही हूँ जिसके दंश को मैं अपाहिज बनकर आज तक झेल रही हूँ। अरे तुम दोनों को तो फांसी की सजा भी हो तो कम है। बेटी, ये भाग्य का दोष था। हम में से कोई सुखी नहीं रहा। हमें माफ़ कर दो। तुम जैसे माँ बाप को क्या कोई बेटी माफ़ कर देगी? अरे तुम लोग तो जानवर से भी गए बीते हो। एक जानवर अपने संतानों को सीने से लगा कर रखता है। हवा के हल्के झोंके भी कभी उसे स्पर्श कर देता तो वह अपनी पूरी ताकत उस बच्चे को बचाने में झोंक देती है। मैं तो तुम्हें जानवर भी नहीं कह सकती, और मैं जानवरों से गए बीते इंसानों का इलाज नहीं करती। तुम अपने पति को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुरंत उसे डिस्चार्ज करती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। मैं जानती हूँ कि वो बरामदे से बाहर निकलते ही दम तोड़ देगा, मर जाएगा, परंतु यही उसकी सज़ा भी होगी। उसने नर्स को आवाज़ देते हुए कहा, सिस्टर, 12 नंबर बेड वाले मरीज को तुरंत डिस्चार्ज करो। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और तुम उसके सारे पेपर्स मेरे पास हस्ताक्षर के लिए लेकर आओ। नीतू अपने पति की पीड़ा से रोती बिलखती उसके सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इन सब का श्वेता पर कोई असर नहीं हुआ। नीतू बरामदे में अपने पति के सीने से लिपट लोगों से सहायता की गुहार करती रही, पर कोई फ़ायदा आखिर क्या हो सकता था। थोड़ी देर में ही अजीत ने दम तोड़ दिया। नीतू उसके सीने से लिपट घंटों बिलखती रही और सदमे तथा अपने पति से विरह की वेदना में झुलसती हुई अंततः दम तोड़ अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गई। श्वेता घर आई। आज वह काफ़ी व्यथित थी। अपने चिकित्सीय पैसे के इतने सालों में वह पहली बार इतनी निष्ठुर बनी थी।
लेकिन प्रतिशोध की आग ने उसे पहली बार आज विवेकीय रूप से अंधा बना दिया था। किंतु आज वह एक ऐसे अपराध बोध से ग्रसित थी जो उसे रह रह कर पीड़ा पहुंचा रही थी। उसने आखिरकार एक पत्र पुलिस कमिश्नर नई दिल्ली के नाम लिखते हुए कहा, आज मैंने चिकित्सीय पद की गरिमा के विरुद्ध कार्य करते हुए घोर निष्ठुरता से 2 व्यक्तियों की सीधे तौर पर हत्या की है। यह मानवीय भूल नहीं, अपितु मेरे द्वारा इरादतन की गई हत्या है, जिसके परिणाम के बारे में मैं पहले से जानती थी। और सच कहूँ तो मैंने कानून अपने हाथ में लेकर उन संवेदनहीन हत्यारों को सजा देने की कोशिश की है जिन्होंने 40 बरस पहले एक शिशु के रूप में मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। हो सकता है कानून की नज़र में यह अपराध हो, लेकिन इसे मुझे आत्मसंतोष हुआ है। मैं समझती हूँ दुनिया की कोई भी बेटी वही करती जो आज मैंने किया है, लेकिन मुझे इस अमानवीय कार्य जो कि मेरे पेशे की निष्ठा और गरिमा के विरुद्ध है और साथ ही गैर कानूनी भी है, से गहरा आघात लगा है। अतः मैं निवेदन करूंगी कि 2 व्यक्तियों की इरादतन हत्या के आरोप में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और सजा दी जाए। श्वेता को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया। करीब 1 वर्ष तक चले मुकदमे के बाद न्यायालय पक्ष से यह फैसला सुनाया गया कि किसी भी अपराधी को सुधरने और उसे प्रायश्चित का अवसर भी दिया जाना चाहिए। अतः डॉक्टर श्वेता मेहता को न्यायालय इस अपराध से बरी कर उसे दोष मुक्त करार देती है और इसे महज भावनाओं में बहकर की गई एक मानवीय भूल मानती है। अतः न्यायालय श्वेता मेहता को बाइज्जत रिहा करने का आदेश देती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।